तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करना है तो कैसे करना है? तो चलो कर लेते हैं कुछ खेती बाड़ी। यू आर विद बायोलॉजी विश्वजीत। टुडे in this lecture, in this video, we are going to start about the methods of improvement in food resources. First of all, we will know about green revolution. हम लोग देखे थे कि एक समय धरती का आबादी इतना ज़्यादा मतलब एक तो बढ़ गया है, ओके, उसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन सबको देना है। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे भूखमरी का कंडीशन हम लोग को देखने को मिला था, ओके, फैमिन देखने को मिला था, जिसमें हम लोगों को मतलब इंडियन का जो जैसे फैमिन ऑफ बंगाल, फैमिन ऑफ बिहार, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1976, ये सब जो समय में फैमिन में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से लोग भूख के वजह से मरे हैं, ओके। तो वो सब चीज़ को वेरीट करके वो सब चीज़ को पीछे रख के दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है। एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। इस चीज़ को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स मेनी फोल्ड प्रोडक्शन इन सीरियल क्रॉप्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ द नीड ऑफ द आवर टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो मेज़रमेंट लिया जाता है, दे आर नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। तो हियर इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं, एक साइंटिस्ट है मैक्सिकन, इनका नाम है नॉर्मन बोरलग, ओके। इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वेल एज फादर ऑफ मैक्सिकन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन्होंने एक व्हीट का एक स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किए थे दुनिया के सामने, ट्रिपल ड्वार्फ व्हीट प्लांट, जिसके वजह से मेक्सिको में व्हीट प्रोडक्शन में लगभग 10 गुना 10 फोल्ड इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वही अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में नॉर्मन बोरलग का ही एक फॉलोअर थे, जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलग के साथ एसोसिएट थे, उनके साथ रिसर्च किए थे, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिन्होंने वही मैक्सिकन ट्रिपल ड्वार्फ जो व्हीट प्लांट का ही कुछ वैरायटी, कुछ हाइब्रिड वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे व्हीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए। The Green Revolution in India refers to a period when Indian agriculture was converted into an industrial system due to the adoption of modern methods and technologies such as use of high-yielding variety seeds, tractors, irrigation facilities, pesticide and fertilizer। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चीज़ है सब में हम लोग मॉडर्नाइजेशन किए थे। तो उस समय को कहा जाता है, उस चीज़ों को कहा जाता है इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसकी वजह से आज एग्रीकल्चर में इंडिया वन ऑफ द पायनियर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बात करेंगे तो उसके साथ साथ एक दूसरा टर्म उठ के आता है, दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यील्ड बढ़ाने के लिए अपना फ़ायदा देखने के लिए मदर नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करने से नहीं चलेगा। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विदाउट हार्मिंग इकोसिस्टम। जो मदर नेचर है, ये जो इकोसिस्टम है, इसको कोई बिना नुकसान पहुंचाए हम लोगों को आगे बढ़ना है, ओके। तभी हम लोग फ्यूचर में सस्टेन कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। For sustained livelihood, one should undertake mixed or integrated farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combining agriculture with livestock, poultry, fisheries and beekeeping, इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। यानी सिर्फ सीरियल क्रॉपिंग की नहीं, अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ और भी एस्पेक्ट जैसे कि पोल्ट्री या डेयरी फार्म, तीनों एक साथ लगा सकते हैं, तीनों का सेटअप एक साथ किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, एक ही जो लैंड मास है
सेम लैंड मास यूज़ करके मेरा जो यील्ड होगा, मेरा जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या मेरा जो सप्लाई होगा टू द मार्केट वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, और ये रिस्क को भी कवर कर लेगा। तो उसके साथ साथ जो बढ़ते हुए जो नीड है, बढ़ते हुए जो नीड ऑफ पीपल, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है फूड का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी तो देना है। तो तभी ये हम लोग फुलफ़िल कर पाएंगे जब हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जाएंगे। तो द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज, तो यहाँ पे जो चीज़ के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि जो सीड यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए वो सीड मस्ट बी ऑफ गुड वैरायटी, जिसका क्वालिटी, उससे जो फलन हम लोगों को मिलने वाला होगा उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा होना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जब फील्ड में है क्रॉप तब हम लोग को क्या क्या मेज़र लेना है, क्या क्या व्यवस्था देना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, उसको कहा जाता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें क्या क्या चीज़ आता है, इसमें आ जाता है कि न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करना है, किस तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है ताकि इकोलॉजी को भी हार्म ना पहुँचे और क्रॉप को ग्रोथ भी मिले। उसके साथ साथ इरिगेशन सिस्टम, यानी कि वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, वाटर सप्लाई कैसे दिया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि विदिन 2050 पूरा दुनिया में पानी का जिल्लत हो जाएगा, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा। ओके, तो एक तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एक तो वाटर का जो लेवल है वो घटते जा रहा है। तो इस चीज़ के साथ एग्रीकल्चर में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का डिमांड है उसको कैसे फुलफ़िल किया जाएगा। और तीसरा चीज़ है क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ओके, तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब तुम अच्छा सीड वैरायटी चूज़ कर लिए, एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स है वो सब बेहतर टेक्निक अप्लाई कर लिए, लेकिन उसके बाद भी तुम अगर उस क्रॉप को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, जैसे इंसेक्ट्स के खिलाफ, रैट्स, माइस, टर्माइट्स, ये सब के खिलाफ, जिसको पेस्ट कहा जाता है, या तो एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के खिलाफ, या तो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस के खिलाफ, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग को अंत में सोचना है कैसे हम लोग को क्रॉप को प्रोटेक्शन देना है ताकि अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कर पाए क्रॉप का, या तो फूड वैल्यू जो है वो बने बना रहे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट क्रॉप वैराइटल इम्प्रूवमेंट, यानी सीड का वैरायटी को किस किस टेक्निक्स अप्लाई करके इम्प्रूव किया जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किस एम से हम लोग कर रहे हैं। ओके, क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करने के लिए, तो पहला तो है हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, कि जितना ज़्यादा फलन मिलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। इम्प्रूव क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी में ध्यान देने से नहीं चलेगा, क्वालिटी भी बरकरार रखना है, बिकॉज quality of food defines healthy nation. The quality of crop products vary from crop to crop. Like when you are cultivating pulse crop, you need to take care of the protein quality. तो दाल से जो प्रोटीन मिल रहा है वो किस क्वालिटी का है। ओके, ऑयल क्वालिटी ऑफ ऑयल सीड्स या प्रिजर्वेटिंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो खाना खा के क्या फ़ायदा। ओके, इसलिए हम लोग को क्वालिटी पे ध्यान देना है। थर्ड, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। अब जब एक क्रॉप ग्रोथ होता है, क्रॉप का ग्रोइंग पोजीशन में रहता है, ओके, तो उस समय क्रॉप को दो चीज़ झेलना पड़ता है, दो चीज़ के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। एक तो बायोटिक फैक्टर्स यानी कि बीमारी, पैथोजेंस, और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सनलाइट, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच ऑफ सॉइल, ये सारी सब चीज़ के साथ कॉम्पीट करके तब एक प्लांट ग्रो हो पाता है। सो बायोटिक फैक्टर्स आर द डिजीज, इंसेक्ट्स एंड द निमाटोड्स, while and abiotic factors are the drought, salinity, water logging, heat, cold, frost, which affect the crop productivity. Varieties resistant to the factors कैन बी इम्प्रूव टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। अब ऑब्वियसली अगर मेरे पास ऐसा क्रॉप वैरायटी है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके, इंसेक्ट अटैक कर रहा है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसेक्ट से उतना उसमें डैमेज नहीं कर पाता है इंसेक्ट,
ओके, या तो मॉइस्चर में चेंज हो गया, सॉइल का पीएच में थोड़ा चेंज हो गया, सैलिनिटी में थोड़ा चेंज हो गया, या टेम्परेचर में थोड़ा चेंज हो गया क्लाइमेटिक, तो उससे भी उसका ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली तो वही क्रॉप को, वही पर्टिकुलर वैरायटी को हम चूज़ करेंगे जिसके पास सहने का क्षमता ज़्यादा है। तो दैट इज़ कॉल्ड बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक ये जो प्रतिबंध आ रहा है, ये सबको सहता है जो क्रॉप, फिर भी ग्रोथ कर पाता, अपना ग्रो को दिखा पाता है। ऑब्वियसली वी विल बी चूजिंग दोज काइंड ऑफ क्रॉप्स। फोर्थ वन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। जो क्रॉप रैपिड मैच्योरेशन शो करेगा, यानी कि फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ शोइंग ऑफ सीड टू हार्वेस्टिंग, यानी कि क्रॉप का जो ग्रोथ का जो टाइम जिसका जितना कम होगा, मेरे लिए, मैं एक फार्मर हूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैच्योरिटी ड्यूरेशन जितना कम होगा, मुझे लेबर, मनी, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कम खर्चा करना है, मेरा इकोनॉमिक गेनिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन घट जाएगा तो। और वही जो टाइम जो बच रहा है मेरे पास, तो उसी टाइम में मैं कुछ दूसरा क्रॉप में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिफ्थ वन इज़ वाइडर एडेप्टिबिलिटी। इट अलाउज द क्रॉप्स टू बी ग्रो अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जियोग्राफिकल जोन में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग सॉइल में अलग अलग क्रॉप ग्रोथ हो सकता है। ओके, जैसे कि कश्मीर में हम लोग जानते हैं, कश्मीर हिमाचल में एप्पल ग्रो होता है। बट अगर हम लोग चाहेंगे ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पे एप्पल ग्रो होगा नहीं होगा। ओके, इसी तरह से सभी क्रॉप अपना अपना पर्टिकुलर जियोग्राफिकल बैरियर है उन लोगों के पास। लेकिन अगर ऐसा क्रॉप हम लोग डेवलपमेंट कर पाए जिसको जियोग्राफिकल बैरियर, क्लाइमेट, सॉइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं पे भी उसको उग जाएगा, कहीं पे भी उसको कल्टीवेट किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली विल बी गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ क्रॉप। जैसे कि आजकल बहुत सारे वेजिटेबल्स का वैरायटी आ गया है, जैसे ब्रोकली, कैप्सिकम, कैबेज, कॉलीफ्लावर। पहले कैबेज, कॉलीफ्लावर क्या आता, सिर्फ विंटर सीजन में ग्रो होता था, लेकिन आजकल हर सीज़न में ग्रो होने वाला बंद गोभी, फूल गोभी हम लोगों को मिल सकता है। दे आर वाइडर एडेप्टेबल। 6, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, यानी कि एक फार्मर जो चाहते हैं अपना, उसका मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है, अगर क्रॉप में वही कैरेक्टरिस्टिक्स बरकरार है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, तो क्यों ना फार्मर्स उसी के लिए जाएगा। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। अब गाय भैंस को खिलाने वाला जो प्लांट्स है फॉडर क्रॉप, जैसे कि बारसीम, हाइब्रिड नेपियर, ये सब जो ग्रास है, अभी जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, उतना ज़्यादा उसमें से लीफ मिलेगा। हमको तो गाय भैंस को खिलाना है क्या, लीव्स उसका, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बट वही जब सीरियल क्रॉप में आ जाएगा, हाँ, तो उसका साइज जितना छोटा होगा, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा, हम उसे चूज़ करेंगे, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा तो उसको पर प्लांट के पीछे हम लोग को उतना ही कम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, कम मेहनत करना है। ओके, सो दीज आर नोन एज डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। या मेरे मार्केट में एक क्रॉप का जो कलर, जो शेप ज़्यादा बिक रहा है, कस्टमर जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, अगर मेरा क्रॉप में वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आई नीड टू चूज़ दैट क्रॉप ओनली। अब बात तो हम लोग कर लिए बहुत सारे कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किस किस के लिए करेंगे, लेकिन भाई करने का तरीका तो बताओ, कैसे ये सारी चीज़ इम्प्रूव किया जाएगा। सो नाउ विल सी मेथड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इट कैन बी डन आइदर बाई हाइब्रिडाइजेशन और बाई इंट्रोड्यूसिंग ए जीन। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, या तो उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम लोग ये सारे चीज़ हासिल कर सकते हैं। पहले देखते लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। अब दो अलग अलग प्लांट है जिन लोगों का जीन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, यानी कि जेनेटिक मेकअप है थोड़ा अंतर। तो इस तरह का दो प्लांट के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाएगा, ओके, या ब्रीडिंग करवाया जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाएगा, तो उस तरह का प्रोसीजर को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट मिलेगा, दे आर हाइब्रिड प्लांट। उनमें दोनों जो पेरेंटल प्लांट है, दोनों का ही जो गुण है वो एग्जिस्ट करेगा।
तो हाइब्रिडाइजेशन का भी 3 टाइप होता है, इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन? बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डन बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज। अब वैरायटी क्या होता है? सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट राइस। अब राइस का अलग अलग वैरायटी है, यानी कि स्पीसीज सेम है, प्रजाति सेम है, लेकिन वैरायटी अलग है। ओके, राइस का एक वैरायटी है बासमती, मान लेते हैं। अब राइस का दूसरा वैरायटी है मिनिकेट। अब मिनिकेट वैरायटी और बासमती वैरायटी के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वही अगर एनिमल्स का एग्जाम्पल देके बताएंगे तो थोड़ा सुविधा होगा समझने में। जैसे कि डॉग्स, एल्सिशियन, जर्मन शेफर्ड भी एक डॉग का वैरायटी है, और बुल डॉग, ये भी एक डॉग का वैरायटी है। अब अगर मैं जर्मन शेफर्ड और बुल डॉग के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहा हूँ तो होगा इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। अब जेनस सेम रख के अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, ओके, इट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि इफ वी डू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टाइगर एंड लायन, एनिमल्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो टाइगर का और लायन का दोनों का जेनस सेम है, पैंथेरा, लेकिन स्पीसीज सेम है। टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस और लायन का है पैंथेरा लियो। ओके, तो यहाँ पे पैंथेरा दोनों का सेम है, जेनस सेम है, लेकिन स्पीसीज एक का टाइग्रिस है, एक का लियो है। तो अब टाइगर और लायन के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा तो उस तरह का हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या मिलेगा हम लोगों को? टाइगर और लायन के बीच में लाइगर मिल सकता है या तो टाइगॉन मिल सकता है। इसी तरह से प्लांट में भी किया जा सकता है इंटर जेनेरिक। अब दोनों अलग अलग जेनस के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, ओके, बिटवीन डिफरेंट जेनेरा या जेनस, तो उस चीज़ को कहा जाएगा इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि टोमेटो और पोटैटो के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया है। ओके, अब फोर्थ वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मार्केट में या टीवी में सुने होगी GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये होता क्या है? अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग सीधा बायोटेक्नोलॉजी का लैब में चल जाते हैं। ओके, लैब में जाके क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप होता है। अब उस जेनेटिक मेकअप के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर जीन हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, यहाँ पे जो हाइब्रिड बनेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड, उसके पास दोनों ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, शॉर्ट में उसको BT कहा जाता है। अब ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के पास जीन है कि वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है जो कि इंसेक्ट को मार देता है, इंसेक्ट का लार्वा को। ओके, अब साइंटिस्ट लोग ने क्या किया है, ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जो जीन, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन को लेके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में उसको ऐड कर दिया है ब्रिंजल, बैंगन का जीन के अंदर। ओके, अब इसके बदले में उसका जो रिजल्ट हुआ है दैट इज़ BT ब्रिंजल, BT बैंगन कहा जाता है नॉर्मल मार्केट में, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ब्रिंजल। ओके, तो उसमें फ़ायदा क्या है, वो एक वेजिटेबल के तौर पे हम लोग खा सकते हैं, और उसके साथ साथ जब इसका नॉर्मल ग्रोथ होता है, नॉर्मली यहाँ पे दिखाया गया है जो एक नॉर्मल ब्रिंजल है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, तो इसको दिस इज़ अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, इसमें कीड़ा लग गया है लेकिन इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लग पाया है। ओके, तो ये एक फ़ायदा है। ओके, जैसे कि गोल्डन राइस में राइस का जीन के अंदर कैरेट का जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, तो उसमें गोल्डन राइस खाने से राइस का भी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलेगा और कैरेट का भी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और हम लोगों को अच्छा वैरायटी मिल जाएगा। लेकिन कोई लोग इसके खिलाफ़ है, बोले कि ये कुदरत के खिलाफ़ होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि इंडिया में BT कॉटन और BT ब्रिंजल को बैन कर दिया गया है।
ओके। अब हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत अब इसका कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम लोग इसके साथ जा सकते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब हियर विल सी फ्यू इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ राइस। इंडिया में कुछ जो अच्छा क्वालिटी का राइस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पूसा बासमती, IR8, IR36, मिनिकिट, रत्ना जाया। These are some examples of improved variety of rice. Some improved varieties of wheat: कुदरत, कल्याण सोना, सरवती सोनोरा, RR21। ये सब एक दो करके एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार पूछता है। इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ मेज: गंगा, नवजोत, रंजीत, डेकान। These are some good varieties of मेज और मकाई। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जब अब तुम खेत में डाल दिए हो सीड को, अब सीड जर्मिनेट होकर क्रॉप का ग्रोथ हो रहा है, तब क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोगों को क्रॉप को प्रोवाइड करना है, क्या क्या मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नहीं। ओके, ट्रेडिशनल टेक्निक क्या क्या क्रॉप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ नया सीखना है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।